दोस्तों, पुस्तक का नाम है बचत करना कैसे सीखें। इसका लेसन चल रहा है बचत की आदत डालें, भाग नंबर 6। प्रेसिडेंट जॉन विंसी एडम्स के बेटे ने बाप के डेस्क में से पत्र लिखने के लिए एक सरकारी कागज़ निकाला तो प्रेसिडेंट महोदय बोले, ये कागज़ जहाँ से उठाया है वहीं रख दो। यह सरकारी कागज़ है, हमारा निजी कागज़ नहीं। मेरे निजी कागज़ डेस्क के दूसरी ओर पड़े हैं, वहाँ से ले लो। अपने निजी काम के लिए मैं उन्हीं को प्रयोग में लाता हूँ। मिस्टर एडम्स सत्यनिष्ठा और समय की पाबंदी के लिए भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जब वे राज्यसभा के सदस्य थे तो अधिवेशन काल में उनका आवागमन इस तथ्य का संकेत था कि कार्यवाही के शुभारंभ का समय हो गया। यदि वह किसी से मुलाकात का समय बांध लेते तो उसे हर कीमत पर निभाते। उनकी दृष्टि में प्रमादवश किसी का समय नष्ट करना ऐसा ही था जैसा कि चोरी से उसका रुपया निकाल लेना। अब्दुल कादिर को विदाई देते समय उसकी माँ ने उसे मार्ग में खर्च के लिए 40 सिक्के दिए और आशीष देते हुए कहा, जाओ बेटा, खुदा हाफिज। अब शायद हम रोज़े क़यामत तक न मिलेंगे, मगर माँ से वादा कर जाओ कि झूठ कभी नहीं बोलोगे। अब्दुल कादिर माँ से वादा करके जीविका की खोज में निकल पड़ा। कुछ दिन यात्रा करते व्यतीत हुए थे। एक दिन चोरों के काफिले ने आ घेरा। एक चोर ने अब्दुल कादिर से कहा, बोल तेरे पास कितने रुपया है। अब्दुल कादिर ने बताया, 40 दिनार मेरी कमर उत्तरी वस्त्र में सिए हुए हैं। उत्तर सुनकर चोर हंस पड़े। तभी एक चोर ने पकड़कर पूछा, सच बोल तेरे पास कितने सिक्के हैं। अब्दुल कादिर ने सबसे पहले वाला उत्तर दोहराया, किंतु उस पर किसी ने विश्वास न किया क्योंकि उत्तर बड़ी सफाई के साथ दिया गया था। चोरों के सरदार ने जब देखा कि उसके साथी लड़के से बातें कर रहे हैं तो उसने अब्दुल कादिर को इशारा करते हुए कहा, लड़के इधर आओ, तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं। अब्दुल कादिर बोला कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरे पास 40 सिक्के हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इन्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आया। चोरों के सरदार ने आदेश दिया, इसका अस्तर फाड़ डालो। अस्तर फाड़ दिया गया तो उसमें सचमुच 40 ही सिक्के निकले। जब चोरों के सरदार ने अब्दुल कादिर से कहा, तूने यह क्यों नहीं बताया कि तेरे पास 40 सिक्के हैं। अब्दुल कादिर ने कहा, मैंने अपनी माँ से कहा था मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। भला मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकता हूँ। चोरों का सरदार बोला, लड़के तू छोटी सी उम्र का है और अपनी माँ के फर्ज की इतनी परवाह करता है। मेरी तो इतनी उम्र हो गई और मैं खुदा के आगे फ़र्ज को बिल्कुल भुला बैठा हूँ। ओह, ला अपना हाथ आगे कर ताकि मैं इसे थामकर तौबा कर सकूँ। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा चाहे बालकों में हो, उसके आसपास प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। मिराबो का कथन है, अगर ईमानदारी का अस्तित्व न भी हो तो भी हमें चाहिए कि इसे उपजाएं, क्योंकि अमीर बनने का यह निहायत अच्छा और सही तरीका है। देहाती पाठशाला की एक अच्छी बात है कि एक अध्यापक ने वर्णभेद स्पेलिंग करने के लिए छात्रों को एक कठिन शब्द बताया। श्रेणी में 18 छात्र थे। सबसे आगे का छात्र उत्तर न दे सका, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, 17 लड़कों में से कोई भी उत्तर न दे सका। होते होते अंतिम छात्र की बारी आई, जो आयु में डील डॉल में सबसे पीछे था। उसने जो उत्तर दिया उससे अध्यापक की संतुष्टि हो गई। तब वह लड़का नंबर लेकर सभी छात्रों के आगे जा बैठा जो उससे सभी तरह बड़े थे। अध्यापक ने वही शब्द श्यामपट्ट पर लिखा। छोटा लड़का जो अब श्रेणी में सबसे आगे बैठा था बोल उठा, गुरुजी, मैंने इसका वर्णभेद इस ढंग से नहीं किया था। एक अक्षर मैंने गलत कहा था। सबसे आगे आने में उसने इतनी तीव्रता नहीं दिखाई जितनी अंतिम क्रम में वापसी लौटने में दिखाई। वह नन्हा सा बालक इतना सत्यनिष्ठ था कि जो काम उसने नहीं किया उसका श्रेय पाने को वह सर्वथा तत्पर नहीं था। एक बड़ा लाट पादरी अपने अपराधों को स्वीकार करके उनको माफ़ करवाना चाहता था। उसके मन में वास्तविक इच्छा थी कि वह स्वयं को अपराधी कहकर संत महात्मा होने की ख्याति प्राप्त कर ले। जिसे दूसरे पादरी के समक्ष अपराध को स्वीकार किया था
उससे बोला, मैं प्रत्येक प्रकार के पाप का भागी रहा हूँ। स्वीकारोक्ति को सुनने वाला पादरी बोला, हाँ साहब, ये सच बात है। स्वीकार करने वाला करा कर बोला, मैंने मिथ्या, दंड, ईर्षा का प्रतिशोध आदि के चक्कर में ही सभी तरह के बुरे काम किए हैं। श्रोता पादरी बोला, इसमें कुछ भी कहने योग्य नहीं है, जो आप कह रहे हैं तथ्य है। उसके मुंह से यह बात सुनकर बड़ा लाट पादरी क्रोध में उबल पड़ा। मूर्ख व्यक्ति, यह न सोचना कि जो कुछ कह रहा हूँ वह बिल्कुल 100% सत्य है। सुनने वाला पादरी कह उठा, अरे तो तुम मिथ्यावादी भी हो। सुनते ही लाट पादरी का सिर झुक गया और वह स्वीकार करने की शक्ति कुछ जोर न दिखा पाई। एक वकील और एक मुवक्किल में एक बात पर बहस हुई, एक बार बात हुई, वह समझने की चीज़ है। वकील का नाम मिस्टर जोन्स था, मुवक्किल का नाम था ईथन एलन। इस तरह हुआ। ईथन एलन वकील के कमरे में जाते हुए, मिस्टर जोन्स बोस्टन में एक संभ्रांत व्यक्ति हैं जिनके मुझे 60 पाउंड देने हैं। मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस रकम की अदायगी करा दें। जब तक मैं इंतज़ाम कर लूँगा। जोन्स, बहुत अच्छा। कचहरी लगी तो मिस्टर जोन्स उठकर सफाई देने लगे। वो इस प्रकार थी, श्रीमान, यह जो पत्र दिखाया जा रहा है उस पर मेरे मुवक्किल के हस्ताक्षर नहीं हैं, बल्कि जाली हस्ताक्षर हैं। इस तर्क से वकील का आशय था कि बोस्टन के गवाहों को मंगवाया जाएगा, जिससे रकम जुटाने के लिए मुवक्किल को पर्याप्त समय मिल जाएगा। मगर उनकी बात सुनते ही मुवक्किल साहब उठे। ईथन एलन गरज कर, मिस्टर जोन्स, मैंने आपको वकील इसलिए नहीं किया कि आप झूठ बोलें। यह लिखित पत्र सर्वथा गलत नहीं है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैं कसम खाकर इसकी सत्यता स्थापित करता हूँ। मैं रकम देने से इनकार नहीं कर रहा हूँ। मुझे केवल समय चाहिए। मैं अदा करने की तारीख रखने के लिए आपको वकील बनाया था, इसलिए नहीं कि आप झूठी बातें कहें। यह सुनते ही वकील साहब बगलें झाँकने लगे। मुकदमा एलन की इच्छा से स्थगित हो गया। एक पंसारी के पास एक लड़के ने नौकरी का आवेदन किया। पंसारी ने लड़के से कहा, यदि मैं तुम्हें अपने यहाँ नौकरी दे दूँ तो आप वही करेंगे जो मैं कहूँगा? लड़का बोला, बिल्कुल जनाब। अगर मैं कहूँ कि निकम्मी खांड को अच्छी खांड कहो तो फिर जनाब वही कहूँगा। अगर तुम कहवा में लोबिया मिला दो और मैं कहूँ कि वह बढ़िया कहवा है, उसे बेहतरीन कहवा कहूँगा श्रीमान। अगर मक्खन देर से दुकान में सड़ रहा है और मैं कहूँ कि उसे ताज़ा कहकर बेचो, तब ताज़ा कहूँगा, एकदम ताज़ा। लड़के का उत्तर सुनकर पंसारी हक्का बक्का रह गया। उसने फिर पूछा, वेतन क्या लोगे? लड़के ने जवाब दिया, $100 प्रति सप्ताह। लड़के ने निर्णय के अनुमान पर पहुंचने पर बताया। पंसारी हैरान होकर कुर्सी से गिरने को तैयार हो गया और बोला, $100 प्रति सप्ताह? लड़का बड़ी तसल्ली से बोला, 2 सप्ताह बाद कमीशन भी लूँगा। आप देखते नहीं, प्रथम श्रेणी के मिथ्यावादी, धोखेबाज महंगे ही हुआ करते हैं। आपको अगर ऐसे लोगों की ज़रूरत है तो रकम भी वैसी ही देनी पड़ेगी। हाँ, अगर कर्मचारी की आवश्यकता है तो मैं केवल $3 सप्ताह पर नौकरी करने को तैयार हूँ। इस प्रकार लड़के ने पंसारी को अपने शुभ विचारों में ढाल लिया और $3 प्रति सप्ताह पर नौकर हो गया। एक नया व्यापारी किसी गांव में पहुंच गया। देहाती लोगों को उसकी वस्तुएं देखने के लिए भीड़ आई, किंतु किसी ने भी कुछ न खरीदा। अंत में गांव का रईस माल देखने पहुंचा। व्यापारी से दुआ सलाम के बाद उसने माल देखना शुरू किया। एक कंबल अपने लिए और एक थान पत्नी के लिए पसंद किया और बोला, इस माल के बदले कल तुम्हें फरवाली खाल मिल जाएगी। कहकर वह सामान ले गया और अगले दिन कुछ साथियों के साथ व्यापारी की दुकान पर आया। एक कंबल में उसने कई समूर बांध रखे थे। आते ही व्यापारी से बोला, लो मेहरबान, मैं आपकी खाल के बदले समूर देने आया हूँ। उसने समूर खोला, 4 समूर निकाले और व्यापारी के आगे रख दिए। तनिक रुककर उसने 5वां समूर निकाला, जो बहुत बढ़िया और कीमती था। उसने उसे भी व्यापारी के आगे रख दिया, किंतु व्यापारी ने उसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, तुम्हारे जिम्मे केवल 4 समूर हैं और मैं 4 से ज़्यादा कदापि न लूँगा।
क्योंकि मेरा इतना ही अधिकार है। दोनों में कुछ पल आग्रह चलते रहे। रईस पांचवा समूर भी देना चाहता था, किंतु व्यापारी को यह स्वीकार न था। आखिर रईस संतुष्ट हो गया। उसने पांचवा समूर उठाकर लपेट लिया, व्यापारी को सिर से पांव तक निहारा, फिर दुकान से बाहर खड़े साथियों को आवाज दी, आओ भाई, इस व्यापारी से कुछ खरीद लो। ये बहुत अच्छा सौदागर है, धोखा जरा नहीं करता, विशाल हृदय का है। फिर व्यापारी से बोला, यदि तुम पांचों समूर ले लेते तो मैं अपने लोगों से यही कहता कि तुम्हारे से कोई लेना देना न रखें। इसी तरह से हम सौदागरों को निकाल देते हैं। अब तुम हम लोगों के दोस्त हो और हम तुम्हारे दोस्त हैं। शाम होने तक उस व्यापारी के पास इतने समूर आए कि उसकी कमर जितना ढेर लग गया और उसका गल्ला नकदी से भर गया। व्यापारी को खर्च करने की आदत कम थी, इसलिए उसने अपना गल्ला भर दिया। हम भी किसी को लालच से नहीं आए थे। जैकब अंदर से भाव जगा एक बड़ा अमीर सौदागर था। उसका एक जहाज माल अस्वाब से लदा आ रहा था, मगर पहुंचने में किसी कारणवश देर हो गई। वह सौदागर उस जहाज का नए सिरे से बीमा कराने एक बीमा कंपनी में गया, क्योंकि जहाज की सुरक्षा में खतरा था। अतः कंपनी वालों ने किस्त की रकम कुछ अधिक मांगी, जबकि वह कुछ कम प्रीमियम देना चाहता था। सौदा तय न हुआ और सौदागर महोदय ऑफिस से बाहर निकल आए। उसी रात समाचार मिला कि जहाज विनष्ट हो गया। खबर सुनकर उसने बहुत अच्छा कहकर टाल दिया। अगली सुबह दुकान पर जाते हुए वह बीमा कंपनी के कार्यालय के पास रुक गए, मगर गाड़ी से न उतरे। कंपनी का सेक्रेटरी उनके पास आया। उससे वह बोले, कल वाले बीमा के कागज़ तैयार न करना है, मेरे पास जहाज के बारे में समाचार आ चुका है। सेक्रेटरी भागता हुआ कार्यालय में गया और तत्काल लौटकर बोला, मिस्टर, हम तो पॉलिसी तैयार कर चुके हैं, अब आप अपना वचन नहीं लौटा सकते। पूछने पर सेक्रेटरी ने बताया, जब आप कल शाम चले गए तो हमने आपकी प्रस्तावित किस्त तय की और तत्काल कागज़ तैयार कर लिए। हमारी कंपनी अब आपके जहाज का उत्तरदायित्व संभाल चुकी है, आपको पॉलिसी लेनी होगी। इसी बीच एक क्लर्क पॉलिसी भी लाया, जिस पर हस्ताक्षरों की स्याही अभी भी गीली थी। उसे देखकर व्यापारी महोदय बोले, अच्छा दोस्त, अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे इस पॉलिसी को स्वीकार करने में भला क्या परेशानी होगी। यह कहकर उन्होंने अपनी जेब में वह कागज़ डाल दिया। CMF एडमल ने एक व्यक्ति की व्यावसायिक प्रणाली की कहानी उसी की जुबानी लिखी। मेरी एक छोटी सी दुकान है जो बड़ी अच्छी चल रही है, क्योंकि मेरे पास संपत्ति पर्याप्त नहीं, अतः मुझे मनचाहा उधार नहीं मिलता। जब तक मुझे पता चला कि कोई व्यक्ति बहुत सस्ते भाव अपना सामान बेच देना चाहता था, मैंने उसे लिखा कि 2 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करे। यदि मैं इस अवधि में उसका माल न खरीदूं तो वह किसी अन्य को बेच सकता है। उस व्यक्ति ने उत्तर में अस्वीकृति लिख भेजी, किंतु साथ ही यह भी लिखा कि वह किसी दिन देखने आएगा कि मेरी दुकान में कितना माल है और मेरी हैसियत कैसी है, उससे शायद कोई बात हो सके। दोस्तों, अब हम इस लेसन का 6वां भाग यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।